कौन जी ऑडियो ऑन करिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं ना हमसे? नमस्ते सर। कैसा लग रहा है पढ़ाई में आप लोगों को? ऑडियो ऑन करें तो आवाज आएगी। कैसा लग रहा है पढ़ाई? अच्छी लग रही है पढ़ाई। समझ में आ रहा है? सारा क्लियर हो रहा है। अब हम लोग होम पे अपने एक्चुअल क्लास पे चलेंगे। होम वास्तु की जो ये है उस पर हम लोग अभी क्लास करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अपने होम वास्तु में जो हमारे घर के अंदर में कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी जाए, कैसे उनकी बनावट करी जाए, किस स्थान पे हम किन चीज़ों की जगह दें, इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। और जो आपका रेसिडेंशियल वास्तु का जो मेन टॉपिक है, अभी तक तो उसकी फंडामेंटल रूल्स पे चर्चा कर रहे थे कि उसके रूल क्या है, कैसे वो डिपेंड्स करता है, सारे चीज़ों की जो गहराई है उसको अभी समझने का हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जिसका बेस क्या है, जिस बेस पे आधारित है। अब जो है हम लोग अपने एक्चुअल सिस्टम पे आएंगे कि कौन सी चीज़ किस स्थान पे कैसे रखी जाए, किस स्थान पे उनका कैसे उपयोग करी जाए। और अगर दूसरे स्थान पे जो उनका निर्धारित स्थान नहीं है, अगर उस स्थान पे उनकी हम जगह देंगे तो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे दिक्कत की सामना करनी पड़ेगी। चलिए सभी लोग को नमस्कार मेरा। आवाज़ आपका नहीं आ रहा है? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ। ये जो, नमस्कार। हाँ नमस्ते, कैसे हैं? हाँ, अच्छे हैं। हाँ, पूरी चीज़ समझ में तो आ ही रही होगी ना जो चर्चा हम कर रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आई है। अच्छा। और अब जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, एक्चुअल कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। और ये सुरेश जी आप अपना नाम लिखिए इसमें। अब 557901 कौन है, ये भी अपना नाम लिखें। ये भी अपना नाम लिखे तो पता चलेगा कि कौन है क्या है। क्योंकि किन्हीं से मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं कैसे पूछ पाऊंगा। हाँ, तो एक्चुअल जो चीज़ है, अभी तक जो हमने जो पढ़ाई किया, हम लोगों ने जो चर्चा की, ये वास्तुदेव वास्तु पुरुष पे चर्चा किया। द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन इन वास्तु, वास्तु में डायरेक्शन का क्या महत्व है इसको हम लोगों ने जाना। डायरेक्शन चूंकि बेस है वास्तु का। फिर इसके बाद 5 एलिमेंट जो है, मेन एलिमेंट्स इन वास्तु का जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। उसके बाद कनेक्शन बिटवीन वास्तु और एंड ज्योतिष, वास्तु और ज्योतिष का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, कैसे एक दूसरे पे आधारित है। अगर वास्तु में ज्योतिष की तथ्यों को हटा दी जाए, उसकी चीज़ों को हटा के रखी जाए, तो फिर वास्तु की अपनी, मेरे हिसाब से अपनी जो उसकी एग्जिस्टेंस है उसमें बड़ी कमी आ जाएगी। वो प्रोडिक्शन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। और वास्तु का ज्योतिष से एक गहरा संबंध है, उसके बिना हम किसी भी प्रोडिक्शन की गहराई तक नहीं जा सकते हैं। जिस तरह आज वास्तु में हम प्रोडिक्शन की गहराई तक चले जाते हैं, तो इसका बेस जो है ये ज्योतिषी है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस ही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मुहूर्त पे चर्चा किया है। मुहूर्त जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी काम को अच्छे समय पे उचित अवसर का चयन ही मुहूर्त कही जाती है। तो उस मुहूर्त का भी हम लोगों ने चर्चा किया। फिर वास्तु का एक बेस है जो सिलेक्शन ऑफ द लैंड, भूमि का चयन। हम किसी भी भवन का निर्माण करते हैं, चाहे वो आवासीय भूखंड हो, या वो कॉमर्शियल व्यावसायिक भूखंड हो, या वो इंडस्ट्रियल भूखंड हो, उसके लिए हम भूमि का चयन करते हैं सर्वप्रथम। और भूमि के चयन में भी हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरह की भूमि का चयन करना हमें वास्तु के दृष्टिकोण से उपयोगी है, उपयुक्त है, और किस तरह का भूमि का चयन हमें नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग रोड के बारे में चर्चा किए कि भूखंड जो है किसी न किसी रोड पे ही होता है, क्योंकि रास्ता निकलने के लिए तो जगह चाहिए।
तो किस रोड पे किस तरह की भूखंड क्या फल देगा, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनर्जी लेवल ऑफ द प्लॉट। हर भूखंड का एक एनर्जी लेवल होता है, अगर वो एनर्जी लेवल सही नहीं हो तो भूखंड आपका सही फल देने में सक्षम नहीं होता है। तो एनर्जी लेवल को भी हम लोगों ने चर्चा किया और समझने का प्रयास किया कि किस तरह के भूखंड कैसे अपनी एनर्जी का निर्माण करते हैं और किस तरह के भूखंड हमें उस एनर्जी हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो इससे भी हम लोगों ने अब विस्तार से देखा। फिर देखा एक्सटेंशन प्लॉट का। कोई भी प्लॉट जो होता है वो रेगुलर शेप की नहीं होती, कुछ बढ़ा हुआ होता है, कुछ घटा हुआ होता है। तो इसे भी हम लोगों ने प्रयास की, इसके विस्तार से जानने का इसके प्रयास किया। फिर ऑब्स्ट्रक्शंस को भी हम लोगों ने जाना, जो रुकावटें हैं उसको भी हम लोगों ने समझने की प्रयास की, वेद को समझने की प्रयास की कि कैसे वेद भी हमारे वास्तु को खराब करने में सक्षम होता है। अगर कहीं कोई वेद है, अपने भवन के सामने किसी तरह का अवरोध है जो प्रकाश और वायु के मार्ग में रुकावटें जो पैदा करती है उसे वेद कहते हैं। तो उस भवन के लिए जो अलग अलग तरह का वेद अलग अलग तरह का उसमें दुष्प्रभाव देता है। फिर वास्तु में हम लोगों ने चला गृह वास्तु का जो है हम कैसे अपनी वास्तु का निर्माण करें, कैसे गृह का निर्माण करें, किस तरह का गृह, कहाँ पे कौन कौन चीज़ों के निर्माण करें, इसको हम लोगों ने समझने का विस्तार से चर्चा किया। और उसके बाद बोरिंग का हम लोगों ने चर्चा की कि बोरिंग, चूँकि जल एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी भवन के लिए, उसमें निवास करने वाले के लिए या भवन को बनाने में भी उसकी इतनी ही आवश्यकता है। उसके बिना न तो भवन बन सकती है न उसमें हम वास कर सकते हैं। इस तरह भवन के लिए बोरिंग पे हम लोगों ने बड़ा विस्तार से चर्चा किया। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसको हमने प्रयास किया अपनी चर्चा के दौरान कि कैसे उस भ्रांति से हमें बची जा सके और कैसे अच्छे स्थान पे हम बोरिंग करके अपने घर की जो है जो जल एक जीवन है उसको कैसे अपने घर में एक व्यवस्थित करें और कैसे हमारे घर के लिए एक लाभप्रद भूमिका अदा करे, कैसे वो लाभ दे, तो उसकी भी हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद हम लोग ओवरहेड टैंक की चर्चा किया। ओवरहेड टैंक की भी एक इम्पोर्टेंस है, एक उसकी भी एक आवश्यकता है अपने भवन में, उस पर चर्चा की। फिर मेन डोर पे चर्चा किया हम लोगों ने। आज मेन डोर के बाद आज जो चर्चा करेंगे अपने खिड़कियों पे चर्चा करेंगे, विंडो पे चर्चा करेंगे और उसके पहले हम लोग दहलीज पे चर्चा करें। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है हम लोग दहलीज पे चर्चा करने जा रहे हैं। दहलीज जो है, दहलीज जिसको चौखट भी कहते हैं, आप लोग दहलीज के बारे में बड़ा तरीके से जानते होंगे। जो दरवाजे में जो चौखट होती है जो उसको दहलीज कहते हैं। मंदिरों में आपने देखा ना, प्रवेश करने के पहले एक रुकावट एक चौखट बनी हुई होती है। तो आजकल दरवाजे में दहलीज नहीं होती, ये जो शास्त्र सम्मत नहीं है, ये उचित नहीं है। कम से कम प्रमुख दरवाजे की दहलीज तो अवश्य होनी चाहिए। जो मुख्य दरवाजा है, जो हमारे मुख्य प्रवेश द्वार है, जो जिसे मुख्य द्वार कहते हैं, तो उसमें तो दहलीज होनी ही चाहिए। चौखट तो चार लकड़ियों से ही बनता है। जो चौखट अभी अभी आप देखते होंगे घर में तीन तीन तरह की चौखट, तीन तरह की लकड़ियाँ लगी होती है, नीचे में वो उसकी लकड़ी नहीं लगी होती है, जो वास्तु के सिद्धांत के हिसाब से सही नहीं मानी गई। लेकिन आज के व्यवहारिक तौर पे उसकी सही मानते हैं हम मकान में जाने से पहले, जैसे किसी भी मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं तो दहलीज को स्पर्श करके ही जाते हैं। आप छूते हैं उसके दरवाजे के पहले जो चौखट होती है उससे छू करके गोड़ लग करके तब आप जाते हैं, तब जाकर भगवान का आप दर्शन करते होंगे। तो मंदिर की जो दहलीज है पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो मंदिर की जो दहलीज है इसे बहुत महत्वपूर्ण हम मानते हैं और बहुत पवित्र मानी जाती है। तो हमारा मकान भी तो एक प्रकार का मंदिर ही है। कहा जाता है घर भी एक मंदिर होता है, तो घर में भी कम से कम दहलीज बनानी चाहिए। अब दहलीज घर में फिर क्यों नहीं बनानी चाहिए, ये भी एक विचारणीय विषय है। प्रवेश द्वार पे दहलीज से जो सबसे बड़ी जो लाभ दिखाई पड़ती है, जो बाहर से आने वाले जो विपत्ति है, तकलीफें हैं, वो दहलीज तक ही सीमित रहती है।
आप जैसे आप दरवाजे जो आजकल जो रहती है देखे होंगे, नीचे में थोड़ा सा गैप रहता है। अगर दहलीज बना करके दरवाजा बनाई जाए तो गैप बंद हो जाता है। तो इस तरह जैसे इस तरह के दरवाजा आकर के चौखट से ऐसे बंद हो जाता है। तो जो भी सांप है, छिपकलियां हैं, या इस तरह के छोटे छोटे जो जीव जंतु है जो घर में प्रवेश करने का भय बना रहता है, वो दहलीज के कारण से वो घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और आप तो दहलीज की एक आवश्यकता है। और कही जाती है कि जब आपने देखा होगा घरेलू जीवन में भी जब शादी विवाह होती है तो जो महिलाएं प्रवेश करती हैं घर में, पहली प्रवेश करती हैं, तो उसमें दहलीज की पूजा कराई जाती है। जो हल्दी कुमकुम चढ़ाकर मकान के अंदर जो प्रवेश करती हैं महिला, नववधु जब प्रवेश करती हैं घर में, तो पूजन के उपरांत, दहलीज के पूजन के उपरांत ही उन्हें घर में प्रवेश कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका एक अपना महत्व है। लेकिन आजकल दहलीज की प्रथा खत्म हो चुकी है। लेकिन मुख्य भवन के मुख्य प्रवेश द्वार में अगर संभव हो तो दहलीज बनानी चाहिए। और वो आने वाले, कहा जाता है कि बाहर से आने वाले सारे विपत्ति दहलीज के बाहर ही रह जाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक भी एक पहलू है, पृष्ठभूमि है कि आप घर में प्रवेश करते हैं तो दहलीज से अंदर आपके अंदर की जो निगेटिव ऊर्जा है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए दहलीज घर में रखना चाहिए। खास करके मुख्य प्रवेश द्वार में तो दहलीज रखना ही रखना चाहिए। बाकी आप दहलीज रखें न रखें, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार में दहलीज बनाना आवश्यक है। और इसके बाद हम लोगों ने जो चर्चा एक देखा है, पहले भी कहा गया कि बाउंड्री वॉल होना चाहिए। किसी भी भवन में अच्छे चुंबकीय शक्ति के निर्माण के लिए बाउंड्री वॉल की एक आवश्यकता है। जो चार दीवारी उसको कहते हैं, चार दीवारी की एक आवश्यकता है। अगर चार दीवारी ना हो तो वो वहाँ पे जो भूखंड में बनने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय लहरें हैं, वो नहीं बन पाएंगी। और जहाँ पे भी आपने देखा, जहाँ पे अच्छी मैग्नेटिक फील्ड के निर्माण नहीं होती, विद्युत चुंबकीय प्रवाह के निर्माण नहीं होती, वहाँ पे कितना भी प्रयास करी जाए, उस जगह की जो वास्तु है 75% तक ही फल देने में सक्षम हो पाती है। तो इसका भी एक भूमिका है हमारे हमारे भवनों में। और जितनी अच्छी वास्तु में मैग्नेटिक फील्ड के निर्माण होगी, उतना ही अच्छा भवन में निवास करने वाले या वास करने वाले को सुख शांति और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए एक बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा हमने आज अभी थोड़ी विस्तार से हम देखेंगे। पहले भी हमने चर्चा किया, लेकिन अभी थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे कि बाउंड्री वाल का कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में क्या नियम बताई गई है अपने वास्तु में, कौन से नियमों को ध्यान में रखनी है और कैसे हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी भूखंड का निर्माण करना है, किसी भी चार दीवारी के अंदर भूखंड की निर्माण करनी है, तो उसे दक्षिण और पश्चिम में से ज़्यादा हमें निर्माण करनी है। उत्तर और पूर्व में जगह ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना है। और दक्षिण पश्चिम में कहा जाता है कि कम से कम खाली जगह रखनी है, और उत्तर पूर्व में ज़्यादा से ज़्यादा रखना है खाली जगह। ये पहले भी आपने जाना, आप सब जानते हैं। भूखंड का आकार, जो कहा जाता है भूखंड का आकार यदि अनावश्यक रूप से बड़ा हो, बहुत बड़ा भूखंड है और छोटी सी आपकी भवन बनाई हुई है, तो उस तरह की भवन लक्ष्मी बंधन करता है। उस तरह की भवन खास करके अगर दक्षिण पश्चिम में खाली जगह रखें और उत्तर पूर्व में निर्माण बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपकी वो लक्ष्मी बंधन करता है। वहाँ पे बहुत तरह की उन्नतियों में बाधाएं आती है। ऐसा हम लोगों ने प्रैक्टिकल अनुभव में भी देखा है। ये शास्त्र की बात नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक रूप से भी इसकी अपनी कार्यों की अनुभूति में, कार्यों के दौरान इसमें हम लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं अगर दक्षिण पश्चिम में बहुत ज़्यादा खाली रखी जाए और उत्तर पूर्व में ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कर दी जाए, तो वह भूखंड अच्छा नहीं होता। वहाँ पे जितनी मेहनत करी जाती है उस अनुपात में सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसा हम लोगों ने
व्यवहारिक रूप से भी देखा है। भूखंड में जो कवर्ड एरिया है, जितना हम भवन बनाए उससे कवर्ड एरिया जो है 4 गुना से अधिक स्थान खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए 1000 स्क्वायर फीट में आप बिल्डिंग बनाते हो या 2000 स्क्वायर फीट में बनाते हो, तो वो 8000 से ज्यादा स्क्वायर फीट, मतलब 8 या 10 भी रख सकते हैं, 10,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट आपकी खाली नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपकी खाली है तो वो उसमें एक तरह से कही जाती है, खास करके दक्षिण पश्चिम में अगर खाली हो तो वो तो बड़ा नुकसान वाली बात होती है, वो अच्छी नहीं होती है। इसका हमें ध्यान रखना है कि भूखंड में एक सामान्य आवास जो होता है करीब करीब 1500 से 2000 वर्ग फुट के एरिया में लोग बनाते हैं, उसके अनुसार जो है 8000 या मैक्सिमम हम 10,000 तक का जो भूखंड है तक ही वो खाली रखी जाए वो शुभ होता है, और नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। जो लोग आर्थिक सफलता प्राप्त करने के बाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सफल होने के बाद वो करते क्या है कि सामान्यतः बड़े भूखंड में अपना भवन निर्माण करते हैं। खूब बड़ा जमीन ले लिए, खूब बड़ा मकान, खूब बड़ा भूखंड ले लिए, उसमें एक मकान बनाया, 4000 3000 जो भी उनकी स्क्वायर फीट में एक मकान बनाया, और 4 गुना से अधिक जगह यदि वो खाली छोड़कर भवन निर्माण करते हैं तो उनकी जो सफलता है वो बीती कहानी बनकर रह जाती है। ये आप वास्तविक रूप से इसको देखने की जरूरत है। जैसे बहुत पैसा होने के बाद बहुत लोग अपनी फार्म हाउस बना करके इस तरह का, या फिर फार्म हाउस में छोटी सी जगह में 10,000 20 15,000 स्क्वायर फीट की जगह ले लेते हैं और छोटा सा एक भवन बनाते हैं, तो उनकी जो इस तरह की जो कार्य में देखा गया है उनकी बीती सफलता कहानी बनकर रह जाती है। इस तरह का काम नहीं करना है, 4 गुना से ज्यादा जगह खाली नहीं छोड़नी है, उसकी व्यवस्था कुछ न कुछ उसको अलग तरीके से करके करनी होगी। बहुत से आवासों में विशाल भूखंड में भवन के अलावा उद्यान भी रखा जाता है, जो बगीचे भी रखे जाते हैं, गार्डनिंग लोग करते हैं, बहुत सारे खुले हुए जगह में कर देते हैं, और उनकी भवन जो है 3000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है, अब 15,000 स्क्वायर फीट 20,000 स्क्वायर फीट की जगह में वो गार्डनिंग कर देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी अशुभ फल होता है, खास करके अगर दक्षिण पश्चिम में हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। यदि आपको बड़े भूखंड ही है और अगर गार्डन ही रखना है, उद्यान ही रखना है, बगीचा ही बनाना है, तो एक निश्चित दीवार करके उसे अलग कर दें, उसकी रास्ता भी आपको अलग से प्रवेश द्वार बनानी होगी, अंदर से अंदर कनेक्ट नहीं करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गार्डन में जो प्रवेश द्वार है उसे आप बाहर से रख दें तभी वो अच्छा होगा। और इस तरह जो है आमतौर पे शहरों में जो है आवासीय भूखंड में छोटे उद्यान होते हैं। जैसे आपकी आवास है 3000 स्क्वायर फीट में, छोटा सा जगह में आपने 1000 स्क्वायर फीट में आपने गार्डन बनाया तो बुरा फल नहीं देता, वो अच्छा देता है। तो इसका हमें ध्यान देना है, खास करके दक्षिण पश्चिम में अपने बाउंड्री वाल में ज़्यादा से ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है, उत्तर और पूर्व में ज़्यादा से ज़्यादा जगह छोड़ना है। जितना मेरा कवर्ड एरिया है, कारपोरेट एरिया है, उससे 4 से ज्यादा जगह हमें खाली नहीं छोड़ना है, उसे कहीं न कहीं डिवीजन करके उसकी जो लंबाई चौड़ाई के 4 जो स्थान है उसमें हमें कम कर देना होगा। इस बात का हमें ख्याल रखनी है, तभी हम वास्तु के हिसाब से उसका अच्छा फल हम प्राप्त कर सकते हैं और उसका बेहतर उपयोग हम अपने घरों में कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भूखंड में हम लोगों ने देखा है, मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े भूखंड ले लिए, छोटा सा जगह पे मकान 5000 स्क्वायर फीट में बना लिए और उनकी करीब करीब 30,000 40,000 स्क्वायर फीट की जमीन ऐसी खाली पड़ी है। तो वो कितना भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो सफलता उनमें मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती ही रहती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। भवन में जो है खिड़कियों का भी ख्याल हमें रखना है कि खिड़की कैसे बनानी है। इसको मैं स्क्रीन शेयर के द्वारा आपको एक दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो भवन में आपने आपके द्वार के बारे में जो एक कंसेप्ट होगी, द्वार के बारे में एक कंसेप्ट होगी, मैं समझता हूँ वो कंसेप्ट आपको पता होगा। मुझे लगता है कि
मैंने इस पर काफ़ी चर्चा किया है और आप लोग की अपनी मेमोरी में भी, याद में भी वो बात बनी हुई होगी कि कौन कौन सी जगह से पॉजिटिव ग्रिड होती है। तो आपको पता होगा कौन कौन सी जगह से पॉजिटिव ग्रिड है और कौन कौन सी स्थान से हम अपने भवन की जो निगेटिव ग्रिड की संज्ञा दिया गया है। तो आप सब जानते होंगे। इसमें से कोई भी व्यक्ति मुझे बताएंगे कि पॉजिटिव ग्रिड कहाँ कहाँ से होती है, तो फिर मैं खिड़की पे चर्चा करूंगा। पॉजिटिव ग्रिड कहाँ, कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी, कोई भी बता दें मुझे पॉजिटिव ग्रिड की संज्ञा कहाँ से दी गई है, कहाँ कहाँ दी गई है, कोई भी बताएं मुझे। हाँ, कोई भी बता दें। हाँ, पॉजिटिव ग्रिड की संज्ञा कहाँ से कहाँ दी गई है, कौन से स्थान पॉजिटिव ग्रिड का है, कौन सा स्थान नेगेटिव ग्रिड का है, ये मुझे कोई बताएंगे। हाँ, सर कोई भी, कोई कोई हम अपने घर, अपने जो बिल्टअप एरिया होता आवाज है, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। हाँ तो हमारा जो बिल्टअप हाँ एरिया होता हम है को अगर हम पूरे घर को हाँ हाँ रेक्टेंगुलर पीस में अगर मान लें, तो उस रेक्टेंगल को अगर हम 9 उसमें बांटे, उस एरियाज में बांटे, तो उसके अनुसार से जो उत्तर पूर्व वाला एरिया होता है उसको एक हम पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव मानते हैं। उसके बाद पूरा वाला ब्लॉक जो हुआ वो सेकंड में आता है। इसी से कंपैरेटिव अगर करते हैं तो जो थर्ड वाला आता है वो हमारा पश्चिम में आता है पॉजिटिव ग्रिड के अनुसार। तो सबसे पॉजिटिव के लिए कहेंगे तो हम उत्तर पूर्वी वाला जो ग्रिड होता है उसको नंबर 1 में पॉजिटिव ग्रिड मानते हैं। और इसी स्वरूप में अगर जाए तो जो दक्षिण पश्चिम में आता है वो सबसे लास्ट में उसकी पॉजिटिविटी आती है, तो उसको हम नेगेटिव ग्रिड कह सकते हैं। ठीक कहा आपने कि हमारे जो भूखंड में जो है उत्तर की तरफ का एरिया और पॉजिटिव ग्रिड का होता है। उत्तरी ईशान, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ और पॉजिटिव ग्रिड होता है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ ईस्ट और पॉजिटिव ग्रिड होता है और नॉर्थ ईस्ट ऑफ साउथ और पॉजिटिव ग्रिड होता है और नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट और पॉजिटिव ग्रिड होता है। देखिए खिड़कियां जो है आजकल जो है द्वार के साथ बीच में बनाने की बात की जाती है। तो खिड़कियां जो हम भी जो बनाएंगे, हम खिड़की की जो करेंगे, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जो भी किसी भी दिशाओं में इसमें जो कॉर्नर में दिखाई गई है, ये द्वार के साथ साथ इसके बीच में आप खिड़की इधर बना सकते हैं, या एक खिड़की की प्रधानता थोड़ी सी कमजोर मानी गई है, एक खिड़की आप दे सकते हैं जगह के हिसाब से। इधर भी खिड़की दी जा सकती, इधर भी दी जा सकती, ये सबसे अच्छा खिड़की है। इधर भी खिड़की दी जा सकती है, इस स्थान में भी खिड़की दी जा सकती है। तो दक्षिण पश्चिम में खास करके ये खिड़की से दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी नैऋत्य और दक्षिणी नैऋत्य की खिड़की से बचें और बाकी जगहों पे हम अपनी खिड़की कहीं भी दे सकते हैं। खिड़की थोड़ा सा जो भी है, पहले कॉर्नर में खिड़की दी जाती थी, आजकल बीच में खिड़की दी जाती है। तो कॉर्नर भी खिड़की दे तो मतलब कोने से सटा के नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा जगह अलग छोड़ करके देना चाहिए। और खिड़कियों के आकार जो है एक सा हो, और जैसे 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। इस तरह की खिड़की अपने भवन में हम आप दे सकते हैं, तो ये अच्छा फल देता है। कहा जाता है खिड़कियां अंदर की ओर खुलनी चाहिए, और खिड़कियों में अगर पल्ले देने की जरूरत हो तो एक या 3 पल्लों की नहीं होनी चाहिए, 2 पल्लों की होनी चाहिए। लेकिन अब समय बदल गया है, अब समय के हिसाब से हमें चलनी है। अब तो स्लाइडिंग भी खिड़की हम लोग देते हैं, तो वो उसको आप जैसे भी हो पॉजिटिव स्थान पे खिड़की रखें, इसका आप केवल ध्यान रखना है। बाकी जगहों पे कि अंदर से 2 पल्ले का होना चाहिए, 1 पल्ले का नहीं होना चाहिए, इन पे बहुत विशेष ध्यान नहीं रखनी है। रखनी क्या है कि हमें कम से कम पॉजिटिव ग्रिड से खिड़की की स्थान के निर्धारण करनी चाहिए, जो कि एक अच्छा फल देता है, जो सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से ये करता है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है घर में, सीढ़ी, स्टेयर्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे घरों का। और इस स्टेयर्स का निर्माण जो है
वास्तु के अनुरूप तो बनानी ही चाहिए। अगर ये वास्तु के अनुरूप नहीं बनता है तो घर में कहीं ना कहीं बहुत सी मुसीबतों का आते हुए, सामना होते हुए उस घर वाले को देखा गया है। तो घर में जो है स्टेयर्स, खास करके पश्चिम से लेकर, मूल पश्चिम से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक का जगह सबसे उपयुक्त होता है। मूल पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम की जगह उपयुक्त होता है, और ज़्यादा ज़्यादा आप दक्षिण तक की भी आप दे सकते हैं, जगह आप दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सीढ़ियाँ यदि नैऋत्य कोण में बने सीढ़ियाँ, वो अति शुभ होती है, क्योंकि साउथ वेस्ट हमारा बहुत भारी हो जाता है, वजनदार होता है, इसलिए साउथ वेस्ट की सीढ़ियाँ हमें बहुत अच्छा फल देता है। दूसरे विकल्प में साउथ वेस्ट में अगर हमारे पास जगह नहीं हो तो दक्षिण पश्चिम में, मतलब साउथ वेस्ट ऑफ साउथ की तरफ, या हम पश्चिम की तरफ, पश्चिमी नैऋत्य की तरफ, या फिर पश्चिमी या पश्चिमी वायव्य की तरफ भी थोड़ा दे सकते हैं। तो ये इसको हमें ध्यान रखना है। सीढ़ियाँ जो है मूल पश्चिम से लेकर मूल दक्षिण की जगह तक हम, या जो सीढ़ी हम दे सकते हैं, इसमें सर्वाधिक उपयुक्त जो स्थान है वो नैऋत्य का स्थान है। सीढ़ी जो है पूर्वी या उत्तरी दीवारों से हटाकर बनानी चाहिए। सीढ़ी का जो लोड है, वजन है, ये ईस्ट की वाल पे या नॉर्थ की वाल पे नहीं रखना है। इस बात का हमें पूर्णतः ख्याल रखनी है। इस बात का हमें पूर्णतः ध्यान रखनी है कि उत्तर या पूर्व की वाल पे उसका लोड न रखें, उसकी वजन को न रखें। अगर वो लोड रखते हैं या वजन रखते हैं तो फिर जाकर के वो बहुत नुकसान करता है और बहुत तरह तरह के वहाँ पे परेशानी की सामना करनी पड़ती है। सीढ़ियाँ जो है, जो कहा जाता है कि हमेशा विषम संख्या में बनानी चाहिए। संख्या ऐसी हो जो 3 से भाग देने पे 2 शेष रहे। जैसे आप 11 हैं तो 3 किया 9 है, बाकी 2 बचता है, 17 है, 3 बचे 15, 2 बचता है। तो इस तरह एक 23 रख सकते हैं, 29 रख सकते हैं आदि। सीढ़ियों की संख्या के अंत में शून्य का होना वर्जित है, जैसे 10, 20, 30, 40 ये सब नहीं रखना है। इसका हमें एकदम ध्यान देनी है। सीढ़ियों के प्रारंभ और अंत में कहा जाता है दोनों स्थान पे मजबूत दरवाजे होने चाहिए। दोनों स्थान पे नीचे भी होना चाहिए और ऊपर की ओर भी मजबूत द्वार की निर्माण करनी चाहिए। नीचे के दरवाजे से ऊपर का दरवाजा थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब कि नीचे का दरवाजा, इसका मतलब कि है बड़ा हो ऊपर के दरवाजे से, या उसके आप बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम रखें। तो ऐसा शास्त्र में बताई गई है, ऐसी बात कही गई है। सीढ़ियों की जो आदर्श बनावट है, इसे मैं स्क्रीन शेयर के द्वारा आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर के द्वारा सीढ़ियों की आदर्श बनावट को हम कैसे करेंगे। भवन में एक भ्रांतियाँ भी बहुत ज़्यादा है स्टेयर्स में। स्टेयर्स का तो निर्माण अगर उत्तर पूर्व में आपने कर दिया तो आपकी धन की स्थिति खराब हो जाएगी। आप मान के चलिए बच्चों का विकास रुक जाएगा। उत्तर की तरफ करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटस आपकी अच्छी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब होगी। आप अगर आग्नेय कोण की तरफ करते हैं या वायव्य कोण की तरफ करते हैं तो इसमें भी बच्चों का और महिलाओं की तरफ उनकी जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, कहीं ना कहीं उनमें परेशानियां देखने को मिलती है। इसलिए सीढ़ी की जो जगह जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मूल पश्चिम से लेकर मूल दक्षिण की तरफ करें। यदि जगह न रहे, अगर बहुत इमरजेंसी हो तो पश्चिमी वायव्य की तरफ हम ले सकते हैं, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की थोड़ा जगह ले सकते हैं। लेकिन इसमें उत्तर की वाल पर, उत्तर की जो वाल है, उत्तर का जो दीवार है उस पर हम किसी तरह का संपर्क न रखें। और सीढ़ी का जो चढ़ने का जो स्थिति है, अगर सिंगल स्टेज की सीढ़ियाँ हो तो आप पूरब से पश्चिम की तरफ ले जाएं
ताकि सीढ़ी की सभी जो लोड है पश्चिम की वाल पे आ जाए, या उत्तर से दक्षिण की ओर ले चलें तो सारी जो प्रेशर है, सारी जो उस पर जो लोड है वो आपकी दक्षिण की वाल पे आ जाएगी। इसे मैं एक स्क्रीन शेयर के द्वारा इसे मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे सीढ़ियाँ हमें बनानी है। इस तरह भी हमें सीढ़ी हम दे सकते हैं। जो ये सीढ़ी जो आपकी ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, पश्चिम से राइट टर्न लेकर के फिर ये मतलब कि पूरब की ओर जा रही है। इसके मतलब है कि सीढ़ी से उतरते या चढ़ते पूरब या उत्तर की तरफ फेस होना चाहिए। ये जो अच्छा शुभ माना गया है। राइट में मतलब कि दाहिने मुड़ती हुए सीढ़ियाँ होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह की सीढ़ियाँ जो प्रकृति से मिलने वाली जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, इसका हमेशा निरंतर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीढ़ी राइट मोड़ने की भी बात हमारे शास्त्र में बताई गई है। दूसरा है, सीढ़ी को अगर इस तरह के स्टेप पे बनानी है तो आप जैसे ये जगह छोटा होगा, ये तो दिखाया गया है, तो आप ऐसे चलें। आप पश्चिम से जो है, पूरब से जो है पश्चिम की तरफ चलें। यहाँ पे जो है आपका जो चौताल है, इस स्थान से जो आप राइट मोड़ेंगे और राइट मोड़ के उत्तर की तरफ जाएंगे और फिर राइट टर्न लेकर के आप पूरब की तरफ निकलेंगे। तो ये उतरते या चढ़ते, आप चढ़ रहे हैं तब भी पूरब और उतर रहे हैं तब भी पूरब की तरफ आपकी चेहरा आ रही है। ये बहुत शुभ मानी गई है। दूसरा जो वे है, जो दूसरा जो तरीका है, आप मान लिया जाए कि उत्तर की तरफ से चढ़ रहे हैं, राइट टर्न लेकर के फिर पश्चिम जा रहे हैं, फिर राइट टर्न लेकर के आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो आप ऊपर चढ़ते हुए भर में उत्तर हैं और उतरते हुए भर में भी आप उत्तर की तरफ हैं। इस तरह जो सीढ़ी है बहुत अच्छा होता है, जिसका उतरते या चढ़ते पूर्व या उत्तर की तरफ से आप उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं। इस सीढ़ियों की एक आदर्श बनावट है और इस तरह हमें अपने भवन में सीढ़ी की निर्माण हमें करनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे जो घरों में देखते हैं कि सीढ़ियाँ सही राइट डायरेक्शन में मुड़ करके नहीं है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, कहते करे भाई मेरा सीढ़ी तो गलत बन गई है। तो राइट से उतना नुकसान नहीं है जितना कि आप इन जगहों पे सीढ़ी बनाएंगे तो उसका नुकसान होगा। उत्तर की तरफ सीढ़ी बना दें, ये उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ सीढ़ी बना दें, या उत्तर पूरब की तरफ सीढ़ी बनाएं, वो ज्यादा नुकसान है। इससे नुकसान नहीं है ज्यादा कि वो और मतलब राइट है या लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है, लेकिन ये अगर इसकी जगह पे उत्तर और पूरब की तरफ जगह पे अगर सीढ़ी का निर्माण करते हैं तो बहुत नुकसान करती है। सीढ़ी जो है कभी कभी जो है आपको दाहिने ओर ना होकर के बाईं ओर होती है। जैसे सीढ़ी आप जा रहे हैं तो यहाँ पे बाईं ओर सीढ़ी गई है। इस स्थिति में जो एक नॉर्म्स है, ये विपरीत दिशा में घूमने पे सीढ़ी चढ़ने की ओर, उसके विपरीत स्थिति में दाईं ओर एक स्टेयर्स को बना देनी चाहिए। यह जो है लगा देने से इसकी जो वास्तु का जो दोष कही जाती है उसमें कमी आ जाती है और दाहिनी ओर के घुमाव हो जाता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि अगर सीढ़ी हमें विपरीत स्थिति की ओर है तो नीचे की जो जगह पे इसके विपरीत दिशा में एक स्टेयर्स का हम निर्माण कर दें तो अच्छा हो जाएगा। कभी कभी देखा गया है, आपने देखा होगा कभी कभी किसी भवन में प्रवेश द्वार के ठीक सामने, जैसे प्रवेश द्वार है ठीक सामने आपकी सीढ़ी हो गई, ठीक है, तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि घर में तनाव की संभावना बनी रहती है। अगर प्रवेश द्वार के ठीक सामने आपकी सीढ़ी है, रोड है और रोड से आपके प्रवेश द्वार है और ऊपर में चढ़ती हुई सीढ़ी हो जाती है तो ये तनाव की संभावना घर में बनती है। तो चीनी मान्यता में भी और इंडियन मान्यता में भी, दोनों मान्यता में कही जाती है कि सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में इस तरह की सीढ़ियाँ में कमी आती है और निगेटिव ऊर्जा की संभावना बढ़ जाती है। और इसके लिए जो है
दोनों तरफ आप सीढ़ी के किनारे में गमला रख दें तो इसका अच्छा असर दिखाई पड़ता है। एक सीढ़ी से जो दूसरी सीढ़ी की जो मध्य की ऊंचाई है, तो इसकी जो ऊंचाई है जो उसमें कहा जाता है 9 इंच का अंतर आदर्श अंतर माना जाता है। इससे अधिक अंतर ठीक नहीं होता, ऐसी है। क्योंकि उसकी वजह है कि बहुत ऊंचा आप कर देंगे तो चढ़ने में स्ट्रेन पड़ेगा, जोड़ पड़ेगा, होना दर्द होगा, और खास करके जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी तब इसमें बहुत मुश्किल की सामना। इसलिए स्टेयर्स की जो ये है अंतर है एक दूसरे से, उसके बीच का जो ये एक आइडियल बनाना आवश्यक है। सीढ़ी के जो है पैर जो 9 इंच का अगर है सीढ़ी की ऊंचाई, तो पैर रखने की जगह जो 11 इंच का होना चाहिए। इस प्रकार चूंकि उसकी जो अंतर है दो इंच का अंतर से चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात रखना आवश्यक है। यदि भवन बहुत बड़ा हो, जैसे 2500 वर्ग फीट हो या अधिक का हो, तब सीढ़ियों की आदर्श चौड़ाई जो है 4 फीट रखनी चाहिए। तो इसका हमें ध्यान रखना है और सीढ़ियों के लिए इस चीज़ का हमें खास करके ख्याल रखनी है। खास करके सीढ़ियों में जब देखा जाता है 1000 से अगर 25,000 वर्ग फीट का भूखंड हो या भवन हो, तो सीढ़ी की चौड़ाई जो है 3 फीट तक रखना चाहिए। भवन छोटा हो, जैसे 1000 वर्ग फीट से कम रहने पे सीढ़ियों की चौड़ाई जो है 2.5 फीट भी रखी जा सकती है। यदि इससे कम चौड़ाई की सीढ़ियाँ नहीं, चूँकि इससे कम चौड़ाई की सीढ़ियाँ रखना व्यवहारिक रूप से कठिनाइयाँ पैदा करता है और इस तरह रखना उपयुक्त नहीं होता है। सीढ़ियों के दोनों ओर रेलिंग बनानी चाहिए, और बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा सीढ़ी का प्रारंभ जो त्रिकोण से कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमें वास्तु में मना करी गई है और सीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं फल देता। मैंने पहले भी कहा, मैं पुनः कर रहा हूँ कि ईशान कोण में भूलवश भी सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। आपने पहले भी आप सब जानते हैं, आपकी चर्चा करी गई है। ईशान कोण में जितना खुला रखें, जितना हल्का रखें, जितना वजन कम रखें, वो प्रकृति से मिलने वाली जो ऊर्जाओं के लिए उतनी ही आवश्यक है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा वजन दे देंगे और मैं तो वो एरिया खराब होगा, दूषित होगा, और उससे संबंधित दुष्प्रभाव घर वाले को मिलने लगेगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियाँ जो है अर्थ और व्यवसाय दोनों के लिए नुकसानदायक है, और खास करके जो वास करने वाले लोग हैं उन्हें कर्ज में डाल देती है और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य में भी नुकसान होता है, कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में भी कमियां दिखाई पड़ती है, मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है। और इसलिए उत्तर की पूरब की सीढ़ियाँ को एकदम आप अवॉइड करना है एकदम। इससे अगर नई निर्माण करनी है तो इससे बचाव करके चलिए, नहीं तो ये आपकी नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, जिसका भरपाई कर पाना शायद मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे हमें सीढ़ियों से बचनी है। जगह की कमी की स्थिति में कभी कभी मजबूरी भी हो जाता है, जगह नहीं रहता, कोई उपाय नहीं है, छोटा सा घर है, तो जगह की कमी की स्थिति में कभी कभी जो सीढ़ियाँ बनती है एक जोन से दूसरे जोन तक चली जाती है। बहुत शहरों में छोटी छोटी घरों का निर्माण होता है। तो जगह की कमी की स्थिति में आग्नेय या अगर उत्तरी वायु में आप सीढ़ी बना देते हैं, जगह की कमी रहने पे बहुत जगह देखा गया, तो संतान की श्वास खराब रहती है। मैंने पहले भी चर्चा किया था, पुनः मैं बता रहा हूँ। और संतान की साथ साथ महिलाओं की स्वास्थ्य भी अच्छी नहीं रहती है। अगर बहुत जरूरी है, कोई उपाय नहीं है, तो बहुत अनिवार्य होने पे हल्की सीढ़ी बनाएं, बहुत लाइट वेट का सीढ़ी बनाएं। और सीढ़ी के लिए जो इन चीज़ों के लिए आप खास करके उस तरफ की सीढ़ी बनाएं, तो सीढ़ी की ऊंचाई, ऊपर की ऊंचाई तो बढ़ जाएगी। उसके लिए आप दक्षिण पश्चिम की दिशा में एक अवश्य कमरा बनाएं। क्योंकि छत पर भी दक्षिण पश्चिम की हाइट को आपको ऊंचा रखना है।
और उत्तर पूरब की हाइट को नीचा रखना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। अगर इस बात को आप ध्यान नहीं देंगे तो तरह तरह से आपकी परेशानियां होंगी। सीढ़ी में एक बात और भी है, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा सर्पीली या घुमावदार सीढ़ी, लपेटती हुई सीढ़ियां। इसको मैं एक फिगर के द्वारा आपको दिखा दूंगा। इस तरह की सीढ़ी अत्यधिक सर्पिलाकार या जो घुमावदार सीढ़ियां हैं, ये तो कभी नहीं रखना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना। बहुत सारे घरों में देखा गया है कि घर के बाहर से इस तरह की सीढ़ियां घुमाते हुए बना करके ऊपर छत पे लोग पहुंच जाते हैं। ये कभी नहीं रखना है। ये हमेशा वास्तु के हिसाब से, नीचे देखा ना त्रिकोण से सीढ़ी बनी हुई है, ये ट्रायंगल से सीढ़ी बनी हुई है, इसे भी नहीं रखना है। इसे तो एकदम से शुरुआत की स्थिति नहीं करनी है। सीढ़ियों की जो प्रारंभ है ये अंत में पूजा कक्ष, तिजोरी कक्ष, रसोई या स्टोर नहीं होना चाहिए, अन्यथा घर में लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता है और तरह तरह की परेशानियों की सामना करनी पड़ती है। सीढ़ियों के नीचे खास करके जो खुला स्थान है वो बच्चों की पढ़ने के लिए शुभ फलप्रद है, मतलब अच्छा है, और बाकी कामों के लिए वो अच्छा नहीं। बहुत अनिवार्य होने पे जो है स्थिति में सीढ़ियों के नीचे आप स्नानागार बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं। लेकिन चूंकि सीढ़ी पे बुद्ध का अधिकार है, बच्चों की पढ़ने के लिए क्यों कही जाती है? सीढ़ी पे चूंकि बुद्ध का अधिकार है और कहा जाता है बच्चों की मनस चेतना पे बुद्ध ग्रह की आवश्यकता है, तो बुद्ध ग्रह की जितनी अच्छी स्थिति होगी तो फायदा होगा बच्चों के लिए। इसलिए कहा जाता है कि सीढ़ी के नीचे बच्चों को शिक्षा में सहायता मिलती है या बच्चों की शिक्षा में सहायक बनता है। तो लेकिन बाकी जो भी काम करेंगे तो वो अच्छा फल नहीं देगा और कहीं ना कहीं उसमें नुकसान होगा। बहुत सारे लोग ने सीढ़ी के नीचे टॉयलेट भी बना देते हैं, जगह कम है बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और सीढ़ी के नीचे टॉयलेट का निर्माण करना अच्छा नहीं है। वास्तु में कुछ आकार भी बताया गया है, वो आकार हमारे लिए अच्छा होगा, वो बढ़िया है। कुछ आकार इनऑस्पिशियस बताई गई है जो अच्छा नहीं होता है, उसको भी हमें थोड़ा जान लेना है, समझ लेना है कौन सी आकार कैसे हमें क्या अच्छा है और कौन से आकार हमें नहीं रखना है। भवन की लंबाई चौड़ाई का अनुपात अगर 1:1.5 है तो अच्छा होता है। 1.12 भी 2 भी अच्छा है, सामान है। इसको थोड़ा सा हम एक डायग्राम के आधार पे देख लें, जान लें तो ये क्या फल देता है, कैसे फल देता है, कौन सी आकार बहुत ही समझ में आए तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, याद रखें और इस पे आप तो इस तरह के आकार पे, ऊंचाई पे, लंबाई चौड़ाई पे भवन का निर्माण करें। ये चूंकि वास्तु के हिसाब से अच्छी होती है, इस आकार में अच्छी मैग्नेटिक फील्ड की निर्माण होती है और ये आकार पे जब अच्छी चुंबकीय ऊर्जा की निर्माण होगी तो आप निवास भी करेंगे, तो उससे तब संबंधी लाभ की प्राप्ति आपको अच्छी तरीके से मिल पाएगी। इसको थोड़ा हमें देख लेना। जैसे आप देख रहे हैं 10x10 का आकार या 11x10, 11x11, 10x16, 11x16, 16x16, 17x11, 17x17, 20x16, 21x16, 21x21, 20x10,
22-11, 22-16, 29-11, 29-16, ये जो आकार है इस ऑस्पिशियस आकार वास्तु के हिसाब से माने गए हैं। और ये शयन कक्ष और भोजन कक्ष का असर है, जो बेडरूम के लिए है, जो हम कमरा कहीं न कहीं आवास के लिए अपना बनाते हैं, जो मुख्य शयन कक्ष होता है या गेस्ट का शयन कक्ष हो या किन्हीं के लिए भी शयन कक्ष बनाया जाए, तो ये इस तरह का आप आकार आप दे सकते हैं। इस तरह के आकार पे आप भवन के निर्माण की सलाह बता सकते हैं। रसोई घर का जो आकार है 8x8 है, 8-10 है, 10x10 है, रसोई घर का के आकार को आप इस आकार को ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह स्नान घर का आकार को भी इस आकार में आप ले सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। और शौचालय का 4x4, 6x4 या इस तरह के आकार को आप ले सकते हैं। इस तरह के आकार पे आप किसी के वास्तु का आप निर्माण करेंगे तो अच्छा फल देगा। जैसे शुभ जो आकार है, जो 6 है, 8 है, 10 है, 11 है, 16 है, 17 है, 20 है, 21 है, 22, 24, 26, 27, ये सारे शुभ आकार हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। वास्तु के अनुसार कमरे की शुभ ऊंचाई क्या है, तो शुभ ऊंचाई जो है आपकी ये सारे ऊंचाई जो है शुभ ऊंचाई है। और वास्तु के अनुसार जो अशुभ ऊंचाई का जो एक बात है, ये 5, 7, 9, 12 ये सारे अशुभ ऊंचाई अशुभ आकार है। इस आकार से हमें बचना है, इस आकार से हमें बचाव करना चाहिए। प्रथम तथा द्वितीय तल में के बीच के तल को मेजनाइन फ्लोर कहते हैं। आप लोग सब जानते होंगे, मेजनाइन फ्लोर पे वजन ज़्यादा हो जाता है, तो मेजनाइन फ्लोर में जो इसका निर्माण जो है हमें दक्षिण और पश्चिम की तरफ ही करनी है, मैरिज की तरफ ही करनी है। और कक्ष में जो है अलमारी जो है ये आप जब निर्माण करते हैं तो इसकी अलमारी भी जो है दक्षिण और पश्चिम दीवारों से सटाकर बनाएं। किताबों के लिए भी रैक भी इस दिशा में आप रख सकते हैं। और पूर्व और उत्तर की दिशाओं में अगर वजनी सामान रखते हैं, हैवी सामान रखते हैं, छोटा और हल्का सामान भी आप रख सकते हैं। खास करके किताब कॉपियाँ जो है बच्चों को पढ़ने के लिए तो कही जाता है कि पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह करके पढ़ें, तो उनके लिए जो रैक बनाएं जो किताब और कॉपी रखने के लिए वो हल्की हो, उससे आप उत्तर और पूरब की तरफ करके आप दे सकते हैं। तो इस तरह जो स्थितियां हैं, इस तरह की जो व्यवस्था है उसको करके आप जो है आंतरिक जो बनावट को ध्यान रखना है कि आंतरिक बनावट को हम कैसे व्यवस्थित करें ताकि वो अंदर की जो स्थिति है, घर की आंतरिक स्थिति जो है, कमरे की आंतरिक स्थिति भी सही हो सके। जैसे सर्वेंट के लिए जो हम आवास बनाते हैं या तो इसे कहाँ बनानी चाहिए, तो भूखंड के इसे जो हमारा जो मकान है जहाँ पे निर्माण हम कर रहे हैं उसके वायव्य या आग्नेय दिशा में, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट की दिशा में हमें रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि निर्माण करते समय ये आवास की पूर्वी और उत्तरी दीवारों जो है उत्तरी दिशाओं के 4 दीवारी से ये अलग रहे, ये अपने आवास से ये मिला हुआ नहीं हो, इससे अलग बनाएं। अपने आवास से कम 3 फीट की दूरी करके बनाएं, तो इसका ध्यान रखें। और इसके जो ऊंचाई है मुख्य भवन की ऊंचाई से अधिक न रखें, अगर संभव हो तो उसे थोड़ा नीचा रखें लेकिन इसे ऊंचा ना रखें। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। चार दीवारी की ओर दक्षिण और पश्चिम में ऊंची रखनी है, मोटी रखनी है, और पूर्व और उत्तर की जो 4 दीवारी भी है थोड़ा नीची, पतली या थोड़ी दक्षिण पश्चिम से थोड़ा नीचा रखना है। इस बात का हमें ध्यान देना है। वास्तव में ये 4 दीवारी का भी एक महत्व है जो हमने आगे चर्चा भी किया है, तो इसको हमें ध्यान देना है कि 4 दीवारी में दक्षिण पश्चिम में ऊंचा रखें, मोटा रखें, क्योंकि जो सूर्य की जो ऊर्जा है, जो सूर्य की जो मिलने वाली ऊर्जा है मध्याह्न के बाद, उससे हमारे घरों की बचाव होती है।
तो चार दीवारी में हम उत्तर और पूरब की तरफ थोड़ा नीचे रखना है। जब हम भवन बनाएंगे, हम आगे बरामदा के लिए जिक्र करेंगे, ये थोड़ी थोड़ी सी रूल्स है जो मैं बता देना चाहता हूँ। घर में जो बरामदा भी है पूर्व या उत्तर दिशा में बनवाना चाहिए। जो जहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं, जहाँ पे आगम हमारे घरों में प्रवेश करने के पहले आके बैठते हैं, जिसे बरामदा कही जाती है, और उसके उत्तर पूरब की तरफ बनाएं। दक्षिण और पश्चिम की तरफ बरामदा न रखें। अगर बनाते हैं बरामदा दक्षिण और पश्चिम की तरफ, उसे ब्लैक शीशे से या ब्लू शीशे से ढक के रखें या पर्दा से ढक के रखें, ताकि उसमें तीक्ष्ण किरणें जो सूरज की आती है उससे अपने घरों की बचाव करी जा सके। बरामदा को हमेशा प्रकाशित रखनी चाहिए। ऐसी उसकी व्यवस्था करें ताकि वहाँ हमेशा प्रकाश आए और प्रकृति से मिलने वाले ऊर्जा हमेशा निरंतर बरामदा के माध्यम से हमारे घरों में प्रवेश हो सके। अंधकार युक्त बरामदा भवन में निवास करने वाले लोगों के लिए जल संबंधी रोगों में वृद्धि करता है, इसलिए बरामदा को अंधकार युक्त नहीं रखना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित रखना है और वहाँ प्रकाश आए इस बात का ध्यान रखें। कोई भी आउट हाउस जो है, जो बाहर के कमरे हैं घर में, उसे नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ रखें। बनाएं उसे नॉर्थ वेस्ट आउट हाउस जो है नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ बनाएं, परंतु इसमें वही रूल्स है, उत्तर और पूर्वी चार दीवारी को ये भी न छुए। और भवन बाहर के कमरे की ऊंचाई और घर के जो मुख्य भवन है उससे भी उसका संपर्क करके ना बनाई जाए, उसके इंडिविजुअल एक यूनिट बनाई जाए तो अच्छा रहेगा। अगर उसे उत्तर और पूरब की दीवारों से जोड़ देते हैं तो वहाँ जो मजदूर हैं, जो वहाँ पे रहने वाले आपके सर्वेंट्स हैं, वो जो घर वाले के बात को नहीं मानते हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आउट हाउस जो है जो बनाते हैं अपने सर्वेंट के लिए, जो क्वार्टर बनाते हैं, उसे नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ बनाने पे उत्तर या पूरब दीवारों से संपर्क करके, चार दीवारी से भी संपर्क नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि चार दीवारी से संपर्क कर दें और अपने घर से तो करनी ही नहीं करनी है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। वास्तु के अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, वास्तु के प्रिंसिपल के अनुसार भवन की चारों दिशाओं में, चारों कोण में खुला हुआ हो, जिसकी परिक्रमा की जा सके, वह भूखंड जो है सभी प्रकार के लिए आनंददायक होता है, मंगलदायक होता है। भूखंड के मध्य में बना भवन काफी अच्छा फल देता है, लेकिन इस बात का इसमें हमें ध्यान देना है कि दक्षिण पश्चिम की जगह कम से कम खाली रख के, बाउंड्री वाल से कम खाली रख के बनाएं और उत्तर और पूरब की तरफ की जगह को अधिक से अधिक जगह छोड़ करके बनाएं। इस बात का हमें ध्यान इसके लिए रखना है। भूखंड के उत्तर या पूरब की ओर बना हुआ किसी भी भूखंड के उत्तर और पूरब की तरफ, मैंने पहले भी कहा, उत्तर पूरब की तरफ आप भवन बना देंगे तो वह भवन लक्ष्मी बंधन हो जाता है। उस भवन में कर्ज की स्थितियां बढ़ जाती है। उस भवन में वास करने वाले को नाना प्रकार के कष्टों की सामना करनी पड़ती है। इसलिए इसका हमेशा हमें ख्याल रखना है कि उत्तर और पूरब की ओर हमें भवन का अधिक से अधिक निर्माण नहीं करना है। हमें निर्माण जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ ही ज्यादा करना है। गाड़ियों के लिए जो गैरेज है, जो गैरेज भी घर की एक प्रमुख है, एक अनिवार्य ये अंग है कि हर घरों में गैरेज की आवश्यकता आ जाए, या छोटी गाड़ियां रखनी हो या बड़ी गाड़ियां रखनी हो। इसे हम नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ जगह दे सकते हैं, और इसके लिए जो सबसे अच्छा है कि हम इसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ दें या फिर हम साउथ वेस्ट की तरफ दें। और लेकिन अगर अलग गैरेज बनाना हो, घर के साथ बनाना है, तो उसकी डिजाइन अलग बनेगी, एक साथ बनेगी, स्क्वायर करके रेक्टेंगुलर करके बनेगी। लेकिन अगर अलग बनाना हो
तो पूर्व और उत्तरी दीवारों से कम 3 या 3.5 फीट अलग करके बनाएं और दक्षिण और पश्चिम दीवारों से सटा नहीं होना चाहिए। सटा नहीं होने का कारण है कि वो एक्सटेंशन ले लेता है, वो भूखंड में वृद्धि आ जाएगी, इसलिए उसके लिए अलग से उसकी बनाने की बात कही जा रही है। अब जो है हम लोग भवन में आवास कक्षों का शुभ आकार से लेकर बहुत सारे चीज़ों पे हम लोगों ने आज चर्चा किया, समझने का प्रयास किया कि कैसे भवन का आंतरिक बनावट को कैसे व्यवस्थित करके बनाई जाए, आंतरिक बनावट हमारा कैसे अनुकूल हो, किन किन नियमों का उसमें हमें ध्यान रखनी है, कैसे ध्यान रखनी है और किन किन नियमों का उसमें हमें इस्तेमाल करनी है, इसकी शुरुआत हमने आज की कक्षा से कर दी है। और अब जो है हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, एक भवन में पूजा कक्ष की व्यवस्था, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सनातन धर्म में हर घरों में छोटी या बड़ी पूजा कक्ष की व्यवस्था की ही जाती है, रखी जाती है। कैसे हमें रखनी है पूजा कक्ष, किस तरह का रखना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, इस बात की भी विचार वास्तु के अंतर्गत की जाती है और इसका बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है, इसके सूक्ष्म बातों को ध्यान में रखी जाती है। पूजा घर ऐसे नहीं हो जाता कि कहीं पे हम बना लेते हैं। बहुत सारे जगहों पे तो आपने देखा होगा कि किचन में पूजा रूम है, जिनके पास जगह की कमी है किचन में पूजा रूम बना दिए हैं। बहुत सारे जगहों पे देखा जाए कि शयन कक्ष जो है बेडरूम में ही पूजा रूम है। अब उसका नुकसान क्या होता है, उसका फायदा क्या है, हम इस चर्चा के अंतर्गत देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और अभी जो है इस पे हम बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे, बहुत ही इसके अंदर की तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, कैसे हम पूजा घर को आंतरिक बनावट को कैसे व्यवस्थित करके चलें, इसको हमें देखना है। आप सब जानते होंगे, मुझे लगता है आप सभी लोगों की जानकारी होगी कि पूजा घर की व्यवस्था कहाँ रखनी है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईशान कोण की तरफ। आप सब लोग जानते हैं ना, सब लोग जानते होंगे कि ईशान कोण की तरफ रखनी है। और ईशान कोण की तरफ क्यों रखनी, ये भी आप जानते हैं, मुझे पता है, क्योंकि कहा जाता है ईशान कोण में जो है परमपिता परमेश्वर और ईश्वर का वास है। परमपिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर का वास है। कहा जाता है देवी लक्ष्मी संसार के मालिक भगवान विष्णु के साथ उत्तर पूर्व में निवास करती हैं। साथ ही ईशान क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का अधिकार है, जो कि आध्यात्मिक चेतना का एक प्रमुख ग्रह है। इसलिए पूजा कक्ष, पूजा की व्यवस्था हमें उत्तर पूर्व की तरफ कहने की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। लेकिन बहुत सारे घरों में ईशान कोण में जगह नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि छोटा जिनका घर है, छोटा मकान है, कोई जरूरी नहीं कि ईशान कोण में उनकी जगह हो। अगर ऐसा स्थिति आए, ईशान कोण में जगह नहीं रहने पर पूजा कक्ष या मंदिर उत्तर, ध्यान रखेंगे, उत्तर की तरफ, पूर्व की ओर या पश्चिम दिशा में भी बनाई जा सकती है। उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में डायरेक्शन में भी हम पूजा कक्ष की जगह दे सकते हैं। यह स्थान जो है
दैनिक पूजा के लिए उपयुक्त होता है, जो दैनिक पूजा हम करते हैं अपने घरों में बैठकर। पर्व आदि पर विशेष पूजा की भी प्रधानता हमारे यहाँ है। जैसे 10-20-50 लोग को बुला के सत्यनारायण भगवान की भी कथा हमारे यहाँ होती है, या कोई छोटे मोटे अनुष्ठान भी हम लोग करते हैं। दुर्गा की उपासना करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं। तो ये जो विशेष पूजा है, कथा हवन आदि घर के मध्य स्थान में, आंगन आदि में भी आयोजित किए जा सकते हैं। घर के मध्य स्थान या आंगन आदि में भी आयोजित किए जा सकते हैं। अगर आपकी बेसमेंट है, बेसमेंट के मध्य में भी करी जा सकती है, क्योंकि ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है उस स्थान पर, जहाँ पे आध्यात्मिक चेतना का विशेष लाभ मिलते देखिए। पिक्चर के द्वारा इस पूजा रूम को थोड़ा आप देख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरे घर में जो पूजा की जो स्थान है, इस स्थान पे रखी गई है, उत्तर पूरब की तरफ। ठीक है, ये पूरे घरों में इस स्थान पे रखी गई है। इस तरह जो पूजा रूम है, जो पूजा की जो व्यवस्था है, जो पूजा की जो व्यवस्था है, पूजा की जो स्थान है, पूजा जो घर है, कभी भी पूजा जो गृह है, पूजा के स्थान है, कभी भी शयन कक्ष में नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि शयन कक्ष पर शुक्र का अधिपत्य होता है। जो भौतिकवादी ग्रह है, आप अभी तक आपने चर्चा आपके साथ मैंने बहुत बार किया है, मेटलिस्टिक फीचर्स की गे प्लेनेट है, ग्रह है। इसके विपरीत पूजा घर में बृहस्पति का अधिपत्य, पूजा घर में बृहस्पति का अधिपत्य, जो कि एक सात्विक ग्रह है। यह सात्विक गुणों में वृद्धि करता है। शयन कक्ष में पूजा घर रहने पर शयन कक्ष के स्वामी शुक्र बृहस्पति के प्रभाव में कमी लाएगा। ध्यान देंगे, बृहस्पति के प्रभाव में कमी लाएगा, जिसके फलस्वरूप आध्यात्मिकता में कमी आएगी और पूजा का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बृहस्पति जो है संसार एवं सांसारिक सुखों का भी कारक है। शयन कक्ष में पूजा घर बनाने से या होने से बृहस्पति अपने शत्रु से पीड़ित होगा, जिसके फलस्वरूप संतान सुख, शारीरिक सुख एवं धन में कमी आएगी। इस कारण से
शयन कक्ष या बैठक कक्ष में के अंदर पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। यदि जगह की कमी हो, स्टडी जो कम के लिए कमरा है, अध्ययन कक्ष है, के साथ पूजा घर बनाया जा सकता है। कितनी मैंडेटली, कितनी सूक्ष्म विश्लेषण है वास्तु के अंदर में। इसकी गहराई को न जानने पर जो जहां पाते हैं जैसे उसकी व्यवस्था कर देते हैं। कितनी नुकसान होती है, ये कोई कम बड़ी नुकसान तो है नहीं, बहुत बड़ी नुकसान है। आपकी जानकारी की कमी हो या उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रहने पर कहीं पे आप पूजा कक्ष का निर्माण कर देते हैं, पूजा कक्ष की व्यवस्था कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। अन्यथा इसका दुष्परिणाम बहुत मिलता है। पूजा घर जो है कभी भी रसोई घर के साथ नहीं बनाना चाहिए। जगह की कमी में हम तो बहुत जगह पे देखते हैं कि रसोई घर में ये पूजा घर के स्थान दे दी गई है, ये नहीं होना चाहिए। रसोई घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं मिर्च, मसाला, गैस, तेल, कांटा, चम्मच, नमक आदि मंगल की प्रतीक वस्तुएं हैं। मंगल का वास भी रसोई घर में ही होता है। उग्र ग्रह होने के कारण मंगल उग्र प्रभाव में वृद्धि कर पूजा करने वालों की शांति और सात्विकता में कमी लाता है। अतः रसोई घर में पूजा करने से आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो पाता। जिस आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए आप पूजा करते हैं उसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलता। पूजा घर टॉयलेट के सामने नहीं होना चाहिए। क्योंकि टॉयलेट पे राहु का अधिकार होता है, जबकि पूजा स्थान पर बृहस्पति का अधिकार, गुरु का अधिकार। राहु अनैतिक संबंध एवं भौतिकवादी विचारधारा का सृजन करता है। साथ ही राहु की प्रवृत्तियां राक्षसी होती है, जो पूजा कक्ष के अधिपति ग्रह बृहस्पति के सात्विक गुणों के प्रभाव को कम करती है, जिसके फलस्वरूप पूजा का पूर्ण आध्यात्मिक लाभ उसमें वास करने वाले व्यक्ति को नहीं मिल पाता। जगह की कमी रहने पर पूजा का सीढ़ियों के नीचे भी लोग बना डालते हैं। सीढ़ियों के नीचे भी पूजा घर नहीं रखना चाहिए। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि पूजा घर शयन कक्ष में नहीं रखना है।
पूजा घर रसोई घर में नहीं रखना है। पूजा घर टॉयलेट के सामने नहीं रखना है। पूजा घर दक्षिण पश्चिम में नहीं रखना है। पूजा घर उत्तर पूरब की तरफ रखें। जगह की कमी होने पे उत्तर पूरब और पश्चिम की तरफ भी पूजा घर बनाई जा सकती है। विशेष पूजा, विशेष तरह के अनुष्ठान करने के लिए जो जगह है उसे हम मध्य स्थान में भी दे सकते हैं या आंगन में भी घर के दे सकते हैं। इस तरह इन छोटी सी बारीक बातों को ध्यान में रखी जाए तो पूजा का जो पूर्ण आध्यात्मिक लाभ, जिस लाभ के लिए, जिस आत्मिक शांति के लिए, जिस मानसिक शांति के लिए हम पूजा करते हैं, उसका लाभ हमें मिल पाएगा, अन्यथा वो लाभ नहीं मिल सकता। अब पूजा कक्ष की बात तो हो गई कि कहाँ पे करनी है, हमें चर्चा में समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ सभी लोग को समझ में आ रही होगी, आ रही है ना। अब हम देखते हैं कि पूजा में आंतरिक बनावट कैसे रखनी है। पूजा घर में रखनी क्या चीज है, कौन सी देवी देवता को रखना है, किस तरह के देवी देवता को रखना है, जिसका लाभ हमें प्राप्त हो सके, जिसका लाभ हमें मिल सके। पूजा घर में हमेशा साफ सुथरी प्रतिमा, यंत्र या तस्वीर रखनी चाहिए। मूर्तियों को हमेशा, सभी घर में सब लोग मूर्ति रखते हैं, छोटी बड़ी जिनकी जैसी जो व्यवस्था है। मूर्तियों को हमेशा धातु, पत्थर या मिट्टी का रखना चाहिए। मिट्टी की भी मूर्तियां शुभ होती है, लेकिन उन्हें अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए। खोखली मूर्तियों में दर्शन लाभ तो है, लेकिन उसका इष्ट लाभ नहीं मिल पाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां अक्सर खोखली होती है। इन मूर्तियों को पूजा कक्ष में नहीं रखनी चाहिए। सामान्यतः घरों में मूर्तियों की जो प्रकृति है, खड़ी रहने की अपेक्षा बैठी हुई मूर्तियां रखना अधिक शुभ होता है। ये छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है। अधिकांशतः लोग को पता नहीं कि मूर्ति खड़ी रखी जाए कि बैठी रखी जाए। बैठी ही मूर्तियां अधिक शुभ होती है। पूजा कक्ष में दैनिक पूजा जहां होती है, मंदिरों की बात नहीं है, तो दैनिक पूजा जहां की जाती है वहां 9 इंच से अधिक मूर्ति का आकार नहीं रखना चाहिए। अर्थात घर में, पूजा घर में बड़ी मूर्तियां या प्रतिमा नहीं रखना है। देवताओं को ठोस धरातल पर, सामान्यतः भूमि से थोड़ा ऊपर स्थापित कर रखनी चाहिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा थोड़ी देर में। पूजा घर में बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति के पीछे ठोस
खोखला नहीं होना चाहिए, अर्थात ठोस दीवार पे के तरफ पीट कर मूर्ति को रखना आवश्यक है। बहुत सारे जगहों में देखा जाता है, पूजा घर में किसी प्राचीन मंदिर से लाई गई मूर्ति नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से अंश मात्र भी अगर इष्ट प्रतिमा खंडित हो, कितना ही बहुमूल्य क्यों न हो, से पूजन योग्य नहीं होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ऐसी स्थिति होने पर उन्हें पवित्र जल में विधि विधान से विसर्जित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की प्रतिमा से उतरे हुए सूखे पुष्प, माला तथा हवन धूप आदि की राख, सफाई में निकला अवशेष, जल, नारियल के टुकड़े, पुराने वस्त्र आदि को अनावश्यक समझ फेंकने के बजाय तेज बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा घर में हवन कुंड आग्नेय कोण में रखना चाहिए। पूजा घर में जो हवन कुंड है, जो छोटा सा हवन कुंड हम बनाते हैं, उसे आग्नेय कोण में हमें रखनी चाहिए। अब इतनी सारी बात हो गई, तो अब उनका मुख कैसे रखना चाहिए, किन देवताओं की कैसे रखनी है, इसको भी थोड़ा हम समझ लें। लक्ष्मी या किसी भी देवता की मूर्ति दक्षिणामुखी न हो, अर्थात उत्तर की द्वार पे इसे नहीं टांगनी चाहिए। उनका मुख दक्षिण की तरफ नहीं रखना है। गणेश जी की स्थापना दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। इससे उनकी दृष्टि उत्तर की तरफ रहेगी। उत्तर में हिमालय पर्वत है और उस पे गणेश जी के माता पिता अर्थात शंकर पार्वती जी का वास स्थान है। गणेश जी को अपनी माता पिता की तरफ देखना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए गणेश जी की मूर्ति दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। गणेश जी की स्थापना पश्चिम दिशा में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी मंगल का प्रतीक, ध्यान देंगे, गणेश जी मंगल के प्रतीक और पश्चिम दिशा का स्वामी शनि है। इस तरह मंगल और शनि एक साथ हो जाएंगे, जिससे घर में परेशानियां एवं मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। कहा जाता है पूर्व में भगवान का मंदिर तथा पश्चिम में देवी मंदिर नाम, ऐश्वर्य एवं धन दौलत देने वाला बनता है। घर में विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण एवं बालाजी जैसे सात्विक शांत देवी देवता का यंत्र, मूर्ति और तस्वीर रखना लाभप्रद होता है। यंत्र देवताओं की आत्मा है, मूर्ति उनकी शरीर है। जिस तरह हमारे शरीर से आत्मा निकाल दी जाए, हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है, उसी तरह देवताओं की यंत्र भी आत्मा होती है। इसलिए यंत्र लगाने की बात शास्त्रों में की गई है।
अद्भुत ताकत है यंत्र की पूजा करने से। इसलिए यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है घर में जो मूर्तियां हैं एक दूसरे के मुख करके नहीं रखनी चाहिए। भवन में रखे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। इस स्थान का उपयोग पूजा पाठ तथा यंत्र आदि के लिए अच्छा होती है। चूंकि भवन में रखे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करने पर नियमित रूप से शास्त्र निर्देशित पूजा, भोग, संध्या वंदन आदि आवश्यक है। हवन करते समय मुंह पूर्व दिशा में रखना लाभप्रद होता है, शुभ फलप्रद होता है। पूजा घर यदि पिरामिड आकार का हो तो काफी लाभप्रद है, क्योंकि पिरामिड में व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने की क्षमता होती है, जिसके फलस्वरूप विखंडन की क्रियाएं नहीं होती, सेपरेशन नहीं हुआ होता। इसका कारण उसमें उत्पन्न होने वाली अग्नि एवं आकाशीय ऊर्जाओं का होना है। यह स्थान ध्यान चिंतन के लिए उत्तम, जो आत्मिक एवं मानसिक शांति के लिए आवश्यक होती है। पूजा घर में विष्णु, शिव, कार्तिकेय, सूर्य एवं चंद्र, इंद्र को इस तरह स्थापित करना चाहिए कि पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व या पश्चिम की ओर हो। अर्थात इन सभी देवी देवताओं की स्थापना की सही दिशा पूर्व या पश्चिम है। देवी देवताओं की मूर्तियां उत्तर दिशा वाली दीवार पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वह दक्षिणाभिमुख होते हैं। साथ ही कुबेर का स्थान उत्तर दिशा है, लक्ष्मी उत्तर पूर्व में रहती हैं, सरस्वती पश्चिम दिशा में निवास करती हैं। इसलिए इन दिशाओं में बैठकर लक्ष्मी पूजा की जा सकती। लक्ष्मी पूजा हमेशा पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में बेल और कमल के बड़े पत्ते लाभदायक होते हैं। कमल के पत्ते का आसन, कमल के पत्ते पर मीठी खीर का भोग लक्ष्मी जी को लगाना, कमलगट्टी की माला से श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का जाप करना घर में धन दौलत या समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। पूजा कक्ष में हमेशा स्नान करके शुद्ध एवं पवित्र होकर ही प्रवेश करें। रात्रि में जो वस्त्र पहनकर सोएं अथवा जो वस्त्र पहनकर टॉयलेट जाएं,
वह वस्त्र पहनकर पूजा कक्ष में न जाए। पूजा कक्ष में, पूजा गृह में सदैव शुद्ध, पूजा गृह को सदैव पवित्र और शुद्ध रखें। इसमें झाड़ू, कचरा, कोई अपवित्र और वजनदार वस्तु न रखें। अर्थात झाड़ू एवं कूड़ेदान आदि भवन के ईशान कोण और पूजा गृह के निकट कभी न रखें। जिस प्रकार गंदगी रहने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार पूजन कक्ष में साफ सफाई न होने पर आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षय होता है तथा इष्ट उपासना का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। पूजा गृह एवं घर की अन्य कक्षों को साफ करने के लिए झाड़ू एवं पोछा अलग अलग होनी चाहिए। पूजा स्थान को सदैव सुगंधित पुष्प, सुगंधित पदार्थ, धूप, दीप आदि का अर्पण नित्य करना चाहिए। पूजा कक्ष में खंडित मूर्तियां एवं सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं न रखें। कागज, अल्युमिनियम या कांच की मूर्ति भी इस कक्ष में न रखें, क्योंकि इनसे दर्शन लाभ तो हो सकता है परंतु इष्ट बल नहीं बढ़ता। बहुत सारी जगहों पे देखी जाती इष्ट देव की मूर्तियां चित्र टेबल की दराज में लोग रख देते हैं। ऐसा कदापि ना करें। पूजा कक्ष में मूर्तियों के सिवा कुछ न रखें। 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 शंख, 3 देवी प्रतिमा और 3 गणेश की मूर्तियां को पूजा कक्ष में एक साथ नहीं रखना चाहिए। पूजा कक्ष में उत्तर पूर्व में पानी या अंडरग्राउंड टैंक हो पूजा घर के पास में, तो लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि देती हैं। उस स्थान पे रहने वाले व्यक्ति प्रसिद्ध और सम्मानित हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पूजा कक्ष का द्वार हमेशा पॉजिटिव ग्रिड में रखें। द्वार मध्य स्थान में भी रख सकते हैं, लेकिन मूर्तियां द्वार के ठीक सामने न हो, इस बात का ख्याल रखना। पूजा घर में उत्तर पूर्व दिशा में होने पर सूर्य की किरणें चुंबकीय प्रभाव से धन दौलत के साथ साथ चौमुखी सुख की प्राप्ति देता है। कुछ देवी देवताओं इंद्र के रास्ते पूर्व से पूजन कक्ष या मंदिर में प्रवेश करना पसंद करते हैं। कुछ देवी देवता उत्तर पूर्व से घर में प्रवेश करना पसंद करते हैं। दक्षिण पूर्व के रास्ते यज्ञ के देवता अग्निदेव पर से प्रवेश करते हैं। कहा जाता है पूजा कक्ष में 2 पल्लों की दरवाजे लगानी चाहिए और पूजा कक्ष के अंदर की ओर से खुला। पूजा घर में तो दहलीज अवश्य रखें, अवश्य लगाएं। पूजा के उपयोग में सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग शुभ होता है, लेकिन पूजन में लोहा के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल का फर्श
यदि सफेद संगमरमर पत्थर का हो तो उत्तम होता है। दीवार का रंग सफेद, हल्का पीला या पश्चिम में होने पे हल्का नीला रखना लाभप्रद। पूजा कक्ष में खिड़कियां जो है उत्तर की ओर रखें, ये काफी लाभप्रद होता है। अब एक सवाल पूजा कक्ष में एक बात और आती है, घरों में पूर्वजों की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए? पूर्वजों की प्रतिमा या चित्र लगाने के लिए जो सबसे सही स्थान है, नैऋत्य का क्षेत्र है। ध्यान से इसको जान लें, बहुत क्वेश्चन है लोग पूछते हैं इस संबंध में, बहुत सी भ्रांतियां हैं, गलतियां लोग कर बैठते हैं। घर में मृतात्मा पूर्वजों का चित्र पूजन कक्ष में देवी देवताओं के साथ नहीं लगाना चाहिए। पूर्वज ईकरण चित्र हमारे आदर और श्रद्धा के पात्र हैं, परंतु वो हमारे इष्ट देवता का स्थान नहीं ले सकते। मनुष्य मृत्यु के पश्चात पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जबकि ईश्वर का अस्तित्व अजर और अमर है। अतः कभी भी भगवान तथा मनुष्य को बराबर नहीं माना जा सकता। ईशान क्षेत्र में देवी देवताओं की प्रतिमा तथा उसके ठीक सामने पूर्वजों या मृत आत्माओं का चित्र होने से दोनों की कृपा दृष्टि हमेशा भवन स्वामी पर बनी रहती है। मृतात्मा पूर्वजों की पूजा विधि विधान से उनके श्राद्ध एवं मृत्यु तिथि के दिन अवश्य करनी चाहिए। इस तरह हम लोग आज जो है पूजा घर, दहलीज, दरवाजे, आवास की आकार पे हम लोग ने चर्चा किया। एक सवाल है, जगन्नाथ जी की लकड़ी मूर्ति रखते हैं तो क्या करें? जगन्नाथ जी की अपनी व्यवस्था है, जगन्नाथ जी की मूर्तियां वैसी बनती है, उसे आप रख सकते हैं। जगन्नाथ जी की मूर्तियां आप रख सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, और उनकी मूर्तियां चूंकि लकड़ी की होती है, वैसे ही रखें, दर्शन लाभ तो मिलेगा ना उनका कम से कम। आज के संदर्भ में कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं एक एक कर। जी सर, थोड़ा सा पूजा घर के बारे में सर। हेलो सर, शहरों में सर अपार्टमेंट व्यवस्था में पूजा कक्ष अलग से रखना बहुत मुश्किल है, तो उसमें मैंने कैसी व्यवस्था की जाए? शयन कक्ष में कोई अलमीरा सिस्टम लगा दें और रात में बंद कर दें, या वो कैसे करेंगे यहाँ अपार्टमेंट सिस्टम में हम लोग? क्योंकि अपार्टमेंट सिस्टम में तो सबसे अच्छी बात है कि शयन कक्ष में न रख करके उसे आप लॉबी बनाते हैं ना, ड्राइंग रूम या कुछ लॉबी बनाते हैं ना, तो उस लॉबी में बना डालें, उसके रैक बना करके लॉबी में रख दें। ड्राइंग रूम पे किनारे एक बना लें, ड्राइंग रूम में भी आप बना सकते हैं। हाँ, तो उसमें बना लें, शयन कक्ष में ना बनाएं, क्योंकि शयन कक्ष की एक अपनी यूटिलिटी है, उसकी अपनी उपयोगिता है। शयन कक्ष में बनाएंगे तो ना शयन सुख मिल पाएगा, ना पूजा का लाभ मिल पाएगा, ना आत्मिक शांति मिलेगी, ना भौतिक शांति मिलेगी। क्योंकि शयन सुख में बहुत सारे जो उसकी अपनी लिमिटेशंस है, उसमें ग्रहों का जो अपना अधिकार है, इसलिए शयन सुख में पूजा कर तो नहीं रखें। किचन में तो पूजा कर ना रखें। उसके लिए सबसे अच्छा है लॉबी में, या फिर ड्राइंग रूम हो तो ड्राइंग रूम पे आप किनारे रख सकते हैं, उसमें कॉटन लगा के आप रख सकते हैं, जी, आप रख सकते हैं, इस तरह आप कर सकते हैं।
एक आध दो उसके आदमी सर, वैकल्पिक व्यवस्था की एक आध दो आदमी सर जैसे 2 BHK में रहते हैं तो हाँ, जिसमें बच्चा सोता है उसमें बनाए हुए हैं, वो पूछ रहे थे। तो बच्चा के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे के लिए 18 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उनके कमरे में पूजा घर रखी जा सकती है। जी जी जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ एक ही रूम है तो सिर्फ उसी में रखेंगे ना। ये उनकी तो देवी का जो लाचारी मूर्ति है सर, है। देवी का जो क्या चीज? मूर्ति है चांदी का या देवी का जो मूर्ति जी चांदी का या मेटल का जो होता है, वो भीतर से तो खोखला होता है, नीचे से कवर रहता है, तो वो रखा जा खोखला सकता कोई है। भी मूर्ति नहीं, खोखला कोई भी मूर्ति न रखें, ज्यादा बढ़िया है। दर्शन लाभ है, इष्ट लाभ नहीं है। खास करके लक्ष्मी पूजा में बहुत सारे लोग घरों में चांदी के लक्ष्मी जी रखते हैं या सोने का भी लक्ष्मी जी रखते हैं, लेकिन उनका दर्शन लाभ है, इष्ट लाभ नहीं है। तो वो खोखला न रखें, ठोस रखें। आप जो भी मूर्ति रख रहे हैं, जो भी आपके पास श्रद्धा है, जो भी सामर्थ्य है, उसी के हिसाब से जो भी मूर्ति लें उसे ठोस लें। आजकल तो स्फटिक की भी मूर्तियां आ गई है, बहुत सारे लक्ष्मी गणेश जी के स्फटिक की भी मूर्तियां मिलती है जो ठोस होता है। चारों बहुत तरफ सारे से ऐसे इसे घिरा हुआ है, चारों हैं। तरफ से घिरा हुआ हो, चारों तरफ उससे से मतलब नीचे। नहीं, अंदर से जो खाली होगा ना उसमें वो लाभ नहीं मिलता है। हाँ, वो ऐसी मूर्ति अच्छा, रखना। हाँ, 3 मूर्ति में क्या दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, ये 4 रख सकता है ना लोग? हाँ वो रख सकते हैं। हाँ, एक ही देवी का 3 मूर्ति नहीं रखना, एक ही देवी का 3 मूर्ति। हाँ, एक ही देवी का 3 मूर्ति। हाँ, और प्रतिमा जो खंडित होता है तो उसको उसमें बढ़ा जैसे देना कोई चाहिए। जो अस्त्र खंडित अगर होता है, प्रतिमा खंडित नहीं होता है। हम्म, तो दुर्गा जी में अस्त्र तलवार में थोड़ा सा टूट गया नहीं तो तो भी वो नहीं, खंडित ही मानेंगे ना। हाँ, वो खंडित तलवार ही। भी टूट गया और थोड़ा एक सा। एक बात और जान ले, किसी भी तरह हिंसक प्रवृत्ति के देवी देवताओं की तस्वीर नहीं रखनी है घर में। काली जी, दुर्गा जी, इस सब का तस्वीर नहीं रखना है। खास करके दुर्गा जी का तलवार लिए हुए या राक्षस को मारते हुए सात्विक देवी देवताओं की ही तस्वीर रखना सबसे ज्यादा घरों में जहाँ दैनिक पूजा हम करते हैं वहां रखना लाभप्रद होता है। तो जैसे मार्बल का दुर्गा जी का प्रतिमा है और उसका तलवार मार्बल का थोड़ा तो सा ठोस होगा। हाँ हाँ, नहीं हाँ, तो थोड़ा सा तलवार तो तलवार खंडित खंडित हो है। गया। मूर्ति है तो पूजा घर के अलावा ड्राइंग रूम में तो तो रख आपकी सकते मूर्ति हैं। खंडित हो गई। तो वो पूजा घर के नहीं अलावा नहीं नहीं, घर दूसरी में नहीं जगह, रखना चाहिए, घर में नहीं और रखना। घर में नहीं रख। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, टॉयलेट नहीं। के सामने अगर पैसेज है और स्टडी रूम में एक पार्टीशन करके पूजा का पार्ट अलग किया जाता है, तो वो ठीक है या नहीं है? टॉयलेट के सामने पहले पैसेज है, फिर स्टडी रूम का दरवाजा है, स्टडी रूम में फिर पूजा के लिए अलग से पार्टीशन करके बना है। हाँ रख सकते हैं, तब रख सकते हैं, तब रख सकते हैं, रख सकते हैं। और किन्हीं का कोई नॉर्थ क्वेश्चन? ईस्ट में सीढ़ी का अगर लोड में, एक क्वेश्चन सर, तो नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी का हाँ लोड हाँ अगर हाँ। मेन दीवार पर, पूरब वाली दीवार पर नहीं पड़ता है और उस सीढ़ी के बाद फिर पूजा का घर अलग से बनाया हुआ है नॉर्थ ईस्ट में ही, तो उसका कुछ निदान होता है या नहीं? नहीं, नॉर्थ ईस्ट का एक जोन होगा। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी आपने बना, लोड उस पर घर से नहीं है, अलग है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जोन तो भारी हो गई। हाँ, नॉर्थ ईस्ट जोन, घर से अलग है, नॉर्थ ईस्ट जोन भारी हो गई है। वो घर से मेन बिल्डिंग से घर से अलग है सीढ़ी, अच्छा, घर से केवल अलग है। छत लेवल पर केवल जोड़ा हुआ है, लोड नहीं जा रहा है पूरब वाली दीवार पर, लोड नहीं। तो हाँ, पूरब वाली कोई दीवार, बात नहीं, लेकिन हाँ, मैं उसमें करना क्या है, साउथ वेस्ट में ऊंचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए उसमें। और उसमें एक अगर झंडा नॉर्थ लगा ईस्ट दिया, ऊंचा हो जाए तो हाँ, नहीं झंडा उसमें नहीं, एक एक कमरा बना लें, बड़ी एक अच्छा कमरा बना लें। अच्छा हाँ हाँ, झंडा से केवल काम नहीं, प्लॉट कमरा बना में, लें, अच्छा प्लॉट में उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट में खाली भी है। अच्छा, तब लेकिन तो ठीक बिल्डिंग है, तब तो ठीक है। खाली है, केला का हाँ, पेड़ है, पानी का बोरिंग है, और पूजा घर। ये सब जो चीज है ना, ये सब एक ड्राइंग
ये सब जो चीज है ना, कुछ ड्राइंग बना के देंगे ना तो हम जल्दी समझ लेंगे। तो इस पे हम लोग ठीक चर्चा ठीक करेंगे। हम लोग ड्राइंग का कुछ ठीक। आपका क्लास आएगा तो ये सब जो भी है ना, एक ड्राइंग बना के रखें और मुझे पहले भेज दें, तो उसको क्या हुआ उस क्लास में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। इस क्लास में उसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे कि क्या रेक्टिफिकेशन होगा, ताकि प्रैक्टिकल क्लास भी हो जाएगी। हाँ, तो वो उसमें सब लोगों को मैं कह रहा हूँ, एक लोग की नहीं, जिनकी जिनकी यहाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी वो अपना एक डिजाइन बना लें और मेरे पास भेज दें। मैं उसमें चर्चा नहीं करूंगा कि आपके घर का है उनके घर का है, मैं एक चर्चा करूंगा, उसमें रेक्टिफिकेशन बता दूंगा। जिनका घर का होगा खुद समझ लेंगे कि मेरे घर का है। हाँ, तो वो आपकी जैसे प्राइवेसी भी। पारद शिवलिंग का नीचे में थोड़ा सा एकदम बेस वाला जो है वो हाँ, थोड़ा सा झड़ा हुआ है, तो वो भी माना जाएगा क्या? खंडित नहीं पारद होना, खंडित नहीं पारद होना शिव चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, खंडित पारद कोई भी शिवलिंग प्रतिमा भारत में थोड़ा क्या है ना, खंडित हो जाता है। तो खंडित कोई भी प्रतिमा घर में नहीं रखना है, उसे मंदिर में रख देना है या फिर जल में अच्छे तरीके से गोड़ लग कर प्रवाहित कर देना। और हाँ 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 पूछिए। बरामदे में पूजा का रख सकते हैं? बरामदे आवाज नहीं आ रहा है मुझे मुझ तक। पर ईशान कोण में बरामदा है, वहाँ पे पूजा का रख सकते हैं? आवाज ही नहीं आ रहा, हमने सुना ही नहीं पड़ रही है, हम क्या जवाब दें। पूजा घर बरामदे में रख सकते हैं? मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है, आपकी आवाज पूरी कट कट के आ रही है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। आप वीडियो ऑफ करके ऑडियो बोलिए ना, आपकी आवाज आ जाएगी। हाँ, तो मेरा प्रश्न है कि बरामदे में अगर बरामदा ईशान कोण है तो वहाँ पूजा का रख सकते हैं? हाँ बरामदा में कर सकते हैं, ईशान कोण में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना था, आपने कुछ बताया था कि सीढ़ियाँ अगर मेन द्वार के सामने से ऊपर चढ़ती हैं, सीढ़ियाँ मेन द्वार से ऊपर चढ़ती हैं, तो वहाँ पे गमला रख देने पे सीढ़ी से ये दो। गमला देखिए, अगर छोटी छोटी चौड़ाई की सीढ़ियां तो गमला रखना तो प्रैक्टिकल संभव नहीं है। उसके लिए जब मैं रेक्टिफिकेशन में आऊंगा तो मैं बता दूंगा कि सीढ़ी के सामने क्या रखनी है। उसमें उसमें पिरामिड जो होता है, जो 9x9 का पिरामिड है या स्वास्तिक पिरामिड, उसके सामने रखने से वो फायदा ज्यादा अच्छा करता है, जो मैं बता दूंगा आपको, पिक्चर के द्वारा दिखा दूंगा कैसे रखें। किसी भी द्वार के दोष के लिए उस पिरामिड का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इंस्टॉलेशन करें, उसमें मैं बता दूंगा आपको। तो ये क्वेश्चन आप रखेंगे ताकि उस दिन मैं आपको याद मुझे करा दीजिएगा। ऐसे तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा कि आपकी क्वेश्चन तो मुझे याद ही है, लेकिन याद रहेगी, लेकिन फिर मैं उसको बता दूंगा। और भी कोई क्वेश्चन इसके संबंध में किन्हीं के पास? कोई कुछ कंफ्यूजन, कोई भ्रांतियां? सर एक क्वेश्चन है, तो मैं ना गुजरात में रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ, अच्छा और मुझे पूजा के लिए ना कई जगह वैसे सफिशिएंट दिख नहीं रहा है, तो हाँ हाँ, वो पश्चिम साइड में एक कवर्ड बनी हुई है। पश्चिम साइड में, हाँ, दक्षिण साइड में दक्षिण, मूर्तियाँ को फेस मतलब उत्तर की ओर हो जाता है, ऐसे बनी हुई है। हाँ हाँ, दक्षिण साइड में जब आप करेंगे तो आपकी चेहरा भी, भगवान का चेहरा तो उत्तर की तरफ हो जाएगा, आपकी चेहरा दक्षिण तरफ हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाभ मिलनी चाहिए आपको मिलेगा नहीं, पूजा करने में आपको जी नहीं लगेगा, और जो पूजा जो करके एक आत्मिक शांति की जो प्राप्ति होती है वो तो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अगर किसी तरह की जगह हो, पश्चिम या पूरब की तरफ आप कर लें, भगवान का चेहरा पूरब हो जाए या भगवान का चेहरा पश्चिम हो जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और पूजा रूम में एक बात सब लोग जान लें, हर घरों में पूजा घर में स्फटिक श्री यंत्र रखें। 2816 देवी देवताओं की वास है, यंत्र शिरोमणि यंत्राधिराज बोली जाती है, उसको तो रखना ही रखना चाहिए। वर्तमान समय में इससे बड़ा कोई यंत्र नहीं है। धन दौलत सुख समृद्धि शांति, आपकी सारे तरह के पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए श्री यंत्र की पूजा करना घरों में सुख शांति के लिए आवश्यक है। और उसके समक्ष अगर श्री सुख की पाठ की जाए तो सोने में सुहागा है, सोने में सुगंध है। क्या है? कौन यंत्र सर, फिर से? स्फटिक श्री यंत्र, स्फटिक श्री यंत्र 2816 देवी देवताओं की भाषा यंत्राधिराज, यंत्र वर्तमान कलयुग में यंत्राधिराज यंत्र शिरोमणि कही जाती है। बालाजी में, तिरुपति बालाजी
स्फटिक श्रीयंत्र पे उसकी स्थापना की है, इसलिए जहाँ जिस जगह पे स्फटिक श्रीयंत्र होते हैं वहाँ लक्ष्मी जो है, गॉडेस लक्ष्मी, वो खुद वास करती है, खुद रहती है, ऐसा कहा जाता है। तो वो श्रीयंत्र के समझ श्री सूक्त की पूजा करें। एक कम से कम एक अपने एक प्रत्येक लोग एक इसका एक अपना अंग बना लें, तो वो फायदा देगा आपको, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, आत्मिक शांति, मानसिक शांति, शारीरिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए फायदेमंद है। कितना ग्राम के रखा जा सकता है सर? 25 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम से ऊपर आप रखिए। बड़ा घर है तो बड़ा रखिए, छोटा घर है तो छोटा रखिए, तो घरों के साइज के हिसाब से भी रखी जाती है। ये भी रखना चाहिए। उसमें कहा जाता है स्फटिक मणि कहा जाता है, उसको स्फटिक मणि कहा जाता है। रघुनाथ जी का मंदिर जम्मू में जो है, शिवलिंग जो है स्फटिक से बनी हुई है। भारत में 2 ही 3 मंदिर है। गया जी में भी जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, रामशिला के पास एक स्फटिक शिवलिंग है, वहां पे आप दीपक रखेंगे तो अंदर में आपकी नाग दिखाई पड़ते हैं। रघुनाथ जी के मंदिर स्फटिक शिवलिंग पे काफी वहां पे भरी पड़ी हुई है। तो स्फटिक का एक बहुत बड़ी महत्व है, उसकी बहुत बड़ी प्रधानता है। उसे अपने घरों में, अपने उपयोग में, खास करके श्रीयंत्र का तो कम से कम पूजा करना ही चाहिए लोगों को। सुख शांति समृद्धि रामशिला में कहाँ पर है सर? एक मिनट। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है उससे, इसलिए उनकी पूजा, उसके समझ पूजा। रामशिला में, जो रामशिला की तरफ जो वो राम कुंड है ना, उसके सामने जो मंदिर है उसी में है। हाँ, अच्छा ठीक। घर में ऑफिस का डायरेक्शन में होना चाहिए सर। क्या मतलब, एक बार राम मनोहर फिर बताएं। घर में ऑफिस का डायरेक्शन साउथ वेस्ट में होना चाहिए। घर में अगर ऑफिस बनाते हैं तो साउथ वेस्ट में आप डायरेक्शन रखें, साउथ वेस्ट की तरफ आप कमरा में ऑफिस रखें। आपका चेहरा उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ हो। आप दक्षिण पश्चिम के वाल पे बैठे हैं, दक्षिण की तरफ पीठ करके बैठे तो आपका चेहरा उत्तर की तरफ होगा। पश्चिम की तरफ बैठेंगे तो आपका चेहरा पूरब की तरफ होगा। जो व्यक्ति सलाह देते हों, जो कंसल्टेंसी करते हों, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको उत्तर की तरफ चेहरा कर बैठना चाहिए। जो सलाह देते हों उन्हें पूरब की तरफ चेहरा कर बैठना चाहिए। जी। और ज्योतिषियों को, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, ज्योतिषियों को, कंसल्टेंट को उत्तर पूरब की तरफ चेहरा कर बैठना चाहिए। अब इस क्लास को मैं बंद करूं? क्या आपको क्वेश्चन है? नहीं बड़ी बताइए। चांदी का जो मूर्ति है उसमें भीतर में मिट्टी भरवाया जा सकता है क्या? नहीं, चांदी में मिट्टी कैसे भर देंगे? नहीं, वैसे नहीं करना है। नहीं, गलती हो जाएगी। तब आज का क्लास आप सबको अच्छा लगा, समझ में आया? चलिए, और इस क्लास को हम बंद करते हैं। आपसे अनुमति मैं चाहता हूँ, इस क्लास को मैं बंद करता हूँ। फिर मैं आज मंगलवार है, बृहस्पतिवार को फिर मैं इसी समय आपसे मैं मिलूंगा अगले टॉपिक को लेकर, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक मुझे एक चीज पूछना है। हाँ मैडम, एक चीज पूछना है कि मान लीजिए पूजा घर में आप बहुत से ऐसे साधु संत होते हैं जिनको भगवान की तरह पूजते हैं, तो क्या और वो अभी संसार में नहीं है, तो क्या उनकी फोटो रखी जा सकती है? दूसरे डायरेक्शन में करके रखी जा सकती है मैडम। दूसरे डायरेक्शन से मतलब जैसे पश्चिम की तरफ आप रखते हैं, पश्चिम की तरफ जो मृत आत्मा है, जो भी इस पृथ्वी पर आए हैं और इस पृथ्वी से चले गए, उनकी तस्वीर पश्चिम की तरफ रख दी जाए। और जो देवी देवताओं लक्ष्मी गणेश जी के साथ न रखी जाए। नहीं, मान लीजिए वो नॉर्थ फेसिंग है, तब है नॉर्थ फेसिंग है, दीवार पर उनकी फोटो है, मतलब दक्षिण की दीवार पर नहीं। हाँ, तो रखी जा सकती है। साउथ वॉल पे ईस्ट मतलब नॉर्थ फेसिंग रखी जा सकती है। घर में जो हम अपने पूर्वजों का चित्र एक मिनट, घर में जो पूर्वजों का चित्र रखते हैं ना, उसे दक्षिण और पश्चिम की वाल पे रखें। आज क्या ड्यूटी में घूम रहा है? हाँ, उसे दक्षिण और पश्चिम की वाल पे रखें। जो भी पूर्वजों का, जो घर में हमारे पूर्वज हैं, जो दादा हुए, दादी हुए, उनकी अगर तस्वीर रखनी है
तो वो चूंकि दक्षिण या पश्चिम भाग के रखें। एक बात और पूछनी है, मान लीजिए किसी के घर में आजकल तो जितने भी अपार्टमेंट्स बनते हैं हर बेड अटैच वॉश टॉयलेट होता है। अच्छा, फिर अब बीच में लॉबी कम ड्राइंग रूम होता है, तो उसमें किचन स्पेस भी होता है, फिर किचन भी उससे एडजॉइनिंग होता है। तो आप कहाँ छोटी सी अगर मंदिर, वैसा अलग से मंदिर का कमरा नहीं है लेकिन मंदिर बनवाया हुआ है, तो उसको हम कहाँ स्थापित करें? लॉबी में कर सकते हैं मैडम, उत्तर पूरब की तरफ कर सकते हैं, उनका पूरब की तरफ हो, उनका फेस नहीं तो पश्चिम की जैसे ड्राइंग रूम में तो फिर सब लोग आते हैं, बैठते हैं, जूते चप्पल सब रहते हैं। तो जो तो उसमें देख लेना होगा कि हमारे पास उसमें कहाँ पे स्पेस है, डिपेंड तो उसी में करता है ना, जो हमारे पास जगह है उसी में तो हम रखेंगे ना। हाँ, तो उसमें जगह देख लेना होगा, प्रयास करना है कि पश्चिम की तरफ रखें या पूरब की तरफ रखें। उत्तर पूरब में हो तो ज्यादा बढ़िया है। क्लास को हम बंद करते हैं, पुनः परसों फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। चलिए।